कोई भी परिवार का सदस्य हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजने को तैयार नहीं था। लोग यही समझते थे कि ये कुछ भी नहीं करेगा। मैंने प्रयास किया कि मुझे यूजीसी की स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैं आज जो है बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैं स्वयं अपने ऊपर ये देख चुका हूँ कि इंटेलिजेंट होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना डिलीजेंट होना महत्वपूर्ण है। मैंने ये सोच रखा था कि यूपीएससी की परीक्षाओं को भी दूंगा, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ। आज जोश टॉक के मंच पे मुझे उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने बारे में सर्वप्रथम आपको परिचय दे दूं कि मैं 1986 बैच का पीपीएस अफसर और 2002 बैच का आईपीएस अधिकारी हूं। मैं एक अत्यंत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था और गांव में ही मेरी परवरिश हुई। गांव के विद्यालय में मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई। उसके पश्चात मैंने गांव के ही जूनियर हाई स्कूल में अपनी 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त किया था। और वो विद्यालय भी ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे हमें बैठने के लिए बेंच और कुर्सियों की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थीं। हम अपने घर से ही टाट पट्टियाँ ले जाते थे और उन्हीं से पूरे विद्यालय की सफाई करते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे। धीरे धीरे वहाँ से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। जब मैं 9th क्लास में गया तो उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि मेरे ऊपर से पढ़ाई के संबंध में गार्जियनशिप नहीं रही। मेरे पिताजी दूर रहते थे, मैं अकेले कहीं पे रह के पढ़ता था। वहाँ पे पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगा। हमारे दूसरे कामों में मेरा मन लगता था। पिक्चर देखना मेरा प्रमुख शौक था। और यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि जो कोई भी नई फिल्म आती थी उसका प्रथम शो देखने का मैं प्रयास करता था। मेरी मेजॉरिटी भी खराब थी। इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मैं हाई स्कूल 3य श्रेणी में पास हुआ। उसके पश्चात मुझे झटका लगा और पुनः मैं जब 11th क्लास में गया, वहाँ पे पुनः पिताजी का सानिध्य और संरक्षण मुझे मिला। मैं सारे काम करने के बावजूद फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई पे ध्यान दिया और इंटरमीडिएट में मैं अच्छे अंकों से 2य श्रेणी में पास हुआ था। 2य श्रेणी में पास होने के पश्चात भी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा पूरा परिवार संयुक्त परिवार था। कोई भी परिवार का सदस्य हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजने को तैयार नहीं था। लोग यही समझते थे कि ये कुछ भी नहीं करेगा। और लेकिन मेरे पिताजी थे जिन्होंने सारे अंतर्विरोधों के बावजूद मेरा एडमिशन उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कराया। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उन्होंने मुझे बैठाया, मैं सफल भी हुआ और फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई आरंभ की। एक वाकया मुझे याद है और मैं समझता हूँ कि वो शायद मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। जब पिताजी मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भेजने के लिए रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि देखो, तुम्हें विश्वविद्यालय में भेजने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारे अंतर्विरोधों के बावजूद मैं तुम्हें जो है विश्वविद्यालय में भेज रहा हूँ और इतना ज़रूर मैं चाहूँगा कि तुम मेरी इज्जत रखना और प्रयास ये करना कि जैसे हाई स्कूल 3rd क्लास तुम पास हुए हो, इंटरमीडिएट 2nd क्लास पास हुए हो, एक पायदान तुम ऊपर चढ़े हो, बढ़े हो,
इसी तरह से एक एक पायदान यदि आगे बढ़ते चले जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि एक दिन जो तुम टॉप पे पहुँचोगे। वो बातें मुझे उनकी याद थी, वो बातें मुझे चुभ भी गईं। वो मेरा एक लगता था कि जैसे टर्निंग पॉइंट था उस अध्ययन काल में, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन में मेहनत किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 71% मार्क्स मैंने ग्रेजुएशन में प्राप्त किया था, और मैं समझता हूँ कि अगर मेरे वही मार्क्स जो है 74-75% होते तो मैं विश्वविद्यालय का टॉपर होता ग्रेजुएशन में। लेकिन हमें पिताजी की वो बातें याद थीं। उसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मैंने एडमिशन लिया, मैंने निश्चय किया कि उनकी बातों को मुझे साकार करना है, ऊंचाई पे मुझे पहुंचना है। मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया, दिन रात लगा। परिणाम ये हुआ कि पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर मैंने विश्वविद्यालय को टॉप किया, विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट बना, और यहीं से मुझे बहुत बड़ा संबल मिला। मैंने ये सोचा कि मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ, और ये क्षमता केवल परिश्रम में है। परिश्रम हमें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। फिर मैंने मेरी एज हो गई थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की, लेकिन मेरा लक्ष्य वास्तव में प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का नहीं था। मैंने डॉक्टरेट करना चाहा, पीएचडी में मैंने नामांकन कराया, मुझे सब्जेक्ट भी अलॉट हुआ जिस सब्जेक्ट पे मुझे रिसर्च करना था। लेकिन पारिवारिक क्षमता ऐसी नहीं थी कि 3 बरस तक मैं घर से पैसे लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रह करके रिसर्च पूरा कर सकूं। मैंने प्रयास किया कि मुझे यूजीसी की स्कॉलरशिप मिल जाए। मुझे स्कॉलरशिप मिलनी भी चाहिए थी क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट में था, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, और वहाँ पे बहुत कुछ सोचने को मैं मजबूर हुआ, क्योंकि मुझसे नीचे कि जो स्टूडेंट्स थे सेकेंड पोजीशन होल्डर, थर्ड पोजीशन होल्डर्स, उन्हें जो है स्कॉलरशिप मिली। मेरी स्कॉलरशिप में यही बाधा बताई गई कि आप हाई स्कूल में 3rd क्लास थे इसलिए आपको स्कॉलरशिप नहीं दी गई। लेकिन मैंने अपने मन में सोचा कि मैं आज जो है बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप नहीं दी गई। शायद वो सोच मेरी सही भी रही होगी, और वहीं से मेरे मन मस्तिष्क में ये आया कि क्यों न मैं कंपटीशन की तरफ चलूं। मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ, और 1983 में मैं सिविल सर्विसेज के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो चुका था। मैंने 1984 में अप्लाई किया, परीक्षा दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं 72% मार्क्स केवल प्रतियोगी परीक्षा के रिटन में प्राप्त किया था। उस समय मुझे विश्वास हो गया कि मेरा सिलेक्शन होगा। उसका कारण ये भी था कि उस समय पीसीएस में 2 ग्रुप हुआ करते थे, एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप, एक अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप, दोनों ग्रुपों में भरने के लिए अकाउंट ग्रुप में भी यदि हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमें 100 नंबर के मैथमेटिक्स के पेपर को देना होता था। 100 नंबर का मैथमेटिक्स का पेपर मैंने नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद मैं दोनों ग्रुपों में क्वालिफाई किया था। तब मुझे यह अति विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से मेरा सिलेक्शन होगा, और वही हुआ भी। डीएसपी के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ। डीएसपी की लिस्ट में, ईपीएस की लिस्ट में मैं टॉपर था।
और होल यूपी में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों में 6ठे स्थान पर मैं था। उसके बाद मैंने ये सोच रखा था कि यूपीएससी की परीक्षाओं को भी दूंगा, लेकिन नीयत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ और आगे के लिए आर्थिक सहयोग देने के रास्ते मेरे बंद हो गए। मैंने वो सेवा ज्वाइन की और ज्वाइन करने के बाद फिर वर्ष 2002 में मेरा इंडक्शन आईपीएस सेवा में हुआ। आईजी के पद तक मेरा प्रमोशन हुआ। कई जगहों पर एसपी, डीआईजी और आईजी के पद पे मैं रहा भी हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, आगे भाग लेंगे, उनसे मैं 2-4 बिंदुओं को जरूर उनके सामने रखना चाहूंगा, जिनका अनुभव मेरा अपना भी रहा है। और मैं सोचता हूं कि शायद वो अनुभव यदि मैं आपसे साझा करूं तो आपके लिए भी वो सहायक होंगे। पहली बात ये कि जिस समय पे हमने प्रतियोगी परीक्षा दी, उस समय इंटरनेट का युग नहीं था। आज इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के समय में सारे मटेरियल आपको एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाते हैं और उससे आपकी स्टडी बहुत आसान हो जाती है। हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था। किताबों का, मैगजीन्स का, समाचार पत्रों का, इन्हीं का अध्ययन करके हमने अपने इस मुकाम को प्राप्त किया था। स्मार्टफोन आज सबके पास है, उस पर सब कुछ आप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन एक बात जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिसको मैं सभी से कहता हूं, कि मोबाइल का सदुपयोग हो। यदि आज के बच्चे मोबाइल का सदुपयोग करते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा सहायक इस जर्नी में आपका कोई नहीं होगा। लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावनाएं ज्यादा हैं, उससे बचिएगा। जैसा कहा भी गया है कि मोबाइल इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। हमें किस रूप में इसका उपयोग करना है, इसे हमें तय करना है। दूसरी बात, मैं स्वयं अपने ऊपर ये देख चुका हूं कि इंटेलिजेंट होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना डिलीजेंट होना महत्वपूर्ण है। यदि परिश्रम करने की क्षमता आप में है तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप इंटेलिजेंट हैं और यदि आप स्टडी नहीं करते हैं, रेगुलर आप नहीं रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप में परिश्रम करने की क्षमता है तो आप सब कुछ कर पाने में सफल होंगे। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। एक बात और मैं कहूंगा, इसको भी ध्यान में जरूर जो है आप रखिए। प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, कंपटीशन आप दे रहे हैं, जहां पे कंपटीशन हम दूसरों से करते हैं वहां पे कभी कभी हताशा और निराशा भी होती है। मैं कहता हूं कि प्रतिस्पर्धा दूसरी चीज है, अनुस्पर्धा दूसरी चीज है। अनुस्पर्धा में हमें अपने से जो है कंपटीशन करना है, सेल्फ कंपटीशन है, और हमें यह तय करना है कि जितना अब तक मैंने किया है उससे आगे बढ़ूंगा। कोई सफलता का शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हमेशा एक एक पायदान चढ़ के ही आप ऊपर चलेंगे।
मैंने अपने यात्रा में इस चीज़ को मैंने ये देखा है, किया है, पाया है। मैं हाई स्कूल 3rd क्लास, इंटरमीडिएट 2nd क्लास, BA 1st क्लास और स्नातकोत्तर स्तर पे मैं विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। एक एक पायदान मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश किया था। और ये आपको भी याद रखना होगा कि नीचे से ही आदमी जो है धीरे धीरे करके ऊपर ऊंचाई को प्राप्त करता है। सूर्य का उदय आपने देखा होगा, सूर्योदय होता है, धीरे धीरे सूर्योदय भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। और आपको भी ये अनुसरण करना होगा। कुछ पाना है तो जमीन पे दौड़ना होगा। धरातल को छोड़ के नहीं आप चलेंगे, क्योंकि तभी आप ऊपर बढ़ सकते हैं जब सबसे पहले आप जो है धरातल पे जो है तेज दौड़ेंगे। और कुछ नहीं तो हवाई जहाज को ही देख लीजिए, जमीन छोड़ने से पहले उसको तेज गति से दौड़ना पड़ता है जमीन पे। और मैं समझता हूं कि इन बातों पे यदि हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग एंड सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।